इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये आखिरी टॉपिक है हमारे 4th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का, विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। देन वी विल गो इनटू द डीपर डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद सोप्स कि सोप्स क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। वैसे जब हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे वहां पर भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, बट वापस से रिवाइज कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो सोप्स क्या होते हैं, ये सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर जो कार्बन की चेन होती है काफी लंबी होती है, बहुत सारे कार्बन एटम्स यहाँ पर होते हैं, सिर्फ 7-8 नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि सोडियम स्टीयरेट, इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। जो जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो RCOONA इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो सोप्स डन। डिटर्जेंट्स पे आ जाते हैं। ये भी हमारे पास सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग एल्काइल चेन। यहाँ पर भी बहुत ही लंबी एल्काइल चेन होती है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर सल्फोनेट ग्रुप होता है। देखो, जैसे एग्जांपल है सोडियम लॉरल सल्फेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, C12H25, ठीक है, दिस इज 5 SO4 Na+, ये है हमारे पास सल्फोनेट ग्रुप। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, ये भी हमारे पास सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग एल्काइल चेन, बट यहाँ पर सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। एग्जांपल्स भी याद करने हैं, इसका है सोडियम स्टीयरेट, इसका है सोडियम लॉरल सल्फेट। क्लियर है। अब चाहे हम सोप्स की बात करें, चाहे हम डिटर्जेंट्स की बात करें, इनमें मेनली ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो यानी कि वाटर, ठीक है, फिल वर्ड जो है वो प्यार के लिए आता है, लव के लिए आता है। तो विच मीन्स यहां पर से हम इजीली समझ गए, हाइड्रोफिलिक पार्ट वो वाला पार्ट है जो पानी से प्यार करता है, और हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वाटर फोबिक, फोबिया यानी कि डर, फियर। ठीक है, तो ये पानी से डरता है, मतलब पानी से प्यार तो नहीं करता है, पानी से दूर भागता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर सोप का एग्जाम्पल लूं तो RCOONA, ठीक है, अब जब ये पानी में डिसॉल्व होता है, जब सोप पानी में डिसॉल्व होता है तो ये आयनाइज हो जाता है RCOO- और Na+ में। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक R, एक COO-। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द कार्बोनिक चेन, या फिर हम कहें ये हमारे पास एल्काइल चेन है। जैसे एग्जाम्पल C17H35COO-। ठीक है, तो यहाँ पर C17H35 जो लंबी एल्काइल चेन है, ये हमारे पास क्या है, ये होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। आपको पता ही है एल्काइल चेन को हम R से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ये COO- वाला पार्ट है, ये हमारे पास आयनिक एंड है। ठीक है, और ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये पानी से प्यार करता है। जहां पर भी मोस्टली हमको आयंस दिखते हैं या फिर पार्शियल चार्जेस दिखते हैं, हमें पता होता है कि वो चीज डेफिनेटली पानी से प्यार करती ही होगी। तो ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब देखो, बिकॉज ये एक चेन है तो बहुत लंबी चेन होगी ऑब्वियसली, तो इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ना हम एक और चीज कहते हैं, हाइड्रोफोबिक हेड नहीं, सॉरी, इसको टेल भी हम कहते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चेन है ना, बहुत लंबी है, जिसकी वजह से इसको हम टेल भी कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना आयनिक एंड, इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड भी कहते हैं। मैंने हेड और एंड दोनों को मिला दिया, हेड बना दिया, हेंड बना दिया उसको। ठीक है, तो बट एनीवेज दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, टेल काफी लंबी है R, ये लॉन्ग एल्काइल चेन है, और ये COO- आयनिक एंड है हमारे पास, विच इज ऑल्सो द हाइड्रोफिलिक हेड। तो एक सोप मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द टेल, दिस इज द हेड। ठीक है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफोबिक, पानी से डरता है, पानी से प्यार करता है। क्लियर। तो देखो, हाइड्रोफोबिक टेल है ये, और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक हेड है। दिस इज अ सोप मॉलिक्यूल, सेम गोज विद अ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल एज वेल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। इसको आप कार्बोनिक चेन भी बोल सकते हो, एल्काइल चेन भी बोल सकते हो, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, या फिर इसकी अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, आयनिक एंड भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम क्लेंजिंग एक्शन की बात करते हैं कि जो सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये कपड़ों को कैसे धो रहे हैं, तो वहां पर हमें मिसल फॉर्मेशन समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं क्लेंजिंग एक्शन,
या फिर हम कहें क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो देखो यहां पर से आपको ये चीज तो समझ में आई गई है कि अगर हम बात कर रहे हैं सोप्स की या डिटर्जेंट्स की तो उनके पास दो पार्ट्स हैं, एक जो पानी से प्यार करता है, दूसरा जो पानी से प्यार नहीं करता है। जो पानी से प्यार नहीं करता है यानी कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है तो वो कहाँ जाएगी, वो हमेशा ऑयल या डर्ट के पास जाती है, क्योंकि पानी से तो ये दूर भागती है। तो किसके पास जाएगी, जो भी कपड़ों में ऑयल लगा है या डर्ट लगी है, धूल मिट्टी जो भी है, ये उसके पास जाती है, ठीक है, उसके साथ ये इंटरैक्ट करती है। अब एक्चुअल में जो कपड़े हैं वो धुलते कैसे हैं, अगर कोई भी कपड़े में डर्ट लगी है, हमने सिंपली पानी डाल दिया तो बहुत बार वो जो ऑयल है वो डर्ट है वो नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि आपको पता है ऑयल और वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। बट अगर आपने क्या करा, कहीं पर भी ऑयल है उसमें सोप डाल दिया फिर पानी डाला तो वो ऑयल वहां पर से रिमूव हो जाएगा। यही खासियत है सोप्स और डिटर्जेंट्स की, यही काम है ना, तभी तो कपड़े धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है, अगर मेरे पास कोई भी कपड़ा है उसमें ऑयल है या डर्ट है वो प्रेजेंट है, जैसे ही हमने सोप को डिसॉल्व करा, बाहर पे ऑब्वियसली पानी होता है ना, पानी भी हम डालते हैं, तो ये बाहर पे हमारे पास पानी है। अब जैसे ही हमने सोप या डिटर्जेंट डिसॉल्व करा तो उसके पास तो दो पार्ट्स हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट देखो ऑब्वियसली पानी के टुवर्ड्स रहेगा, जो फोबिक है वो ऑयल या डर्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा, इसको रिमूव करेगा एंड फर्दर अलोंग विद द वाटर दैट विल गेट वॉश्ड अवे। तो बेसिकली सोप या डिटर्जेंट का काम ही क्या है, इसका काम सिंपली बस इतना ही है कि हमारे पास जो ऑयल है जो एक्चुअल में वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, सोप क्या कर रहा है, बिकॉज इट हैज टू पार्ट्स, वन इज विच इज इंटरैक्टिंग विद द वाटर, द अदर इज विच इज इंटरैक्टिंग विद द डर्ट। तो इट इज हेल्पिंग टू रिमूव द डर्ट एंड टू मेक दिस डर्ट डिसॉल्व इन द वाटर एंड अलोंग विद द वाटर इट गेट्स वॉश्ड अवे। समझ में आया? तो ये है मिसल फॉर्मेशन। मिसल का मतलब क्या होता है, क्लस्टर होता है, कि जैसे ही हमने क्या करा, सोप या डिटर्जेंट को पानी में डिसॉल्व कराया तो जो भी डर्ट है उसके अराउंड क्लस्टर ये बना देते हैं, जिसकी हेल्प से जो भी डर्ट है, जो भी ऑयल है, उसको ये इजीली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये है क्लेंजिंग एक्शन, ये है मिसल फॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सोप सोल्यूशन है बहुत ही क्लाउडी सा दिखता है ना, क्यों दिखता है, जैसे जो ये हमारे पास फोम है, ये जो फोम होता है ये हमेशा ही क्लाउडी अपीयर करता है। क्यों करता है, बिकॉज जो सोप मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। अब वो बड़े हैं तो लाइट को स्कैटर करेंगे, लाइट स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा सोप सोल्यूशन होता है वो काफी ज्यादा क्लाउडी सा दिखता है हमको, व्हाइटिश। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब सोप्स और डिटर्जेंट्स में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो ये डिफरेंस को भी अच्छे से देखो। पहला जो डिफरेंस है वो तो किसी भी चीज की आप डेफिनेशन लिख दो, सो दैट इज वैलिड इनफ। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी है, सोप की भी और डिटर्जेंट की भी। जो सोप्स होते हैं वो नेचुरल ही होते हैं, बट जो डिटर्जेंट्स हैं वो हमारे पास नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, मोस्टली ये सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, जो सोप्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, विच मीन्स ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो सकते हैं एंड हेंस ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ये मोस्टली हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन कॉज करते हैं काफी ज्यादा। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, विच मीन्स आप इनको डिग्रेड नहीं कर सकते हो, डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि अक्यूमुलेट हो जाते हैं नेचर में। उसके बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाता है पानी में, जबकि ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये स्कम बना देता है हार्ड वाटर में। ये हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपर्ली, ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ वर्क करता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है और इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करेगा, जबकि ये दोनों के साथ वर्क कर सकता है। सो अगेन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये घुलने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, इसका नेगेटिव पॉइंट है, और ये इजीली घुल जाते हैं, ये कम टाइम लगाते हैं। तो अगेन ये भी क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ये वाला जो है ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि डिटर्जेंट्स बेटर क्यों हैं या सोप्स बेटर क्यों हैं, तो जब भी पूछा जा रहा है डिटर्जेंट्स बेटर क्यों है तो आप बताओगे क्योंकि ये हार्ड वाटर के साथ भी वर्क कर लेते हैं, सॉफ्ट वाटर के साथ भी कर लेते हैं, डिसोल्यूशन टाइम कम लगाते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। तो ये आप इनके एडवांटेजेस में बताओगे, बट जब भी इनके डिसएडवांटेजेस पूछे जाएंगे तो आप बताओगे कि ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ये भी क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, यहां पर अगेन ये एक प्लस पॉइंट है इसका कि यहां पर ज्यादा झाग बनता है, ज्यादा फोम बनता है, जबकि सोप्स के केस में जो झाग है, जो लैदर है, वो कम बनता है। ठीक है, ये चीप होते हैं, सस्ते हैं। ठीक है, और ये थोड़े महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं।
एग्जाम्पल सोडियम स्टीयरेट अभी देखा था C17H35 COONA, सोडियम लॉरेल सल्फेट C12H25 SO4 -Na+। ठीक है, फॉर्मूलाज भी याद रख लेना आप लोग। तो ये डिफरेंसेस हो गए, अच्छे से हमने देख लिए। अब देखो, हमने अभी कहा कि जो सोप्स है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। या तो कैल्शियम आयन होगा या फिर मैग्नीशियम आयन होगा। जैसे ही ये सोप के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये बना देता है स्कम। स्कम क्या है? दैट इज सिंपली द प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट बना दे रहा है, विच मीन्स वो जो भी सोल्यूशन होगा उसके बॉटम पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, तो ये झाग नहीं बना पाएगा, फोम नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा मिसल फॉर्मेशन है, जो क्लेंजिंग एक्शन है, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो सोप्स डू नॉट वर्क वेल विद द हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, विच बिकॉज ऑफ विच बेसिकली द सोप फॉर्म्स स्कम या फिर प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब जो भी कॉन्सेप्ट है सोप्स और डिटर्जेंट्स का वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, क्लेंजिंग एक्शन भी देख लिया है। जो यहाँ पर आखिरी में क्वेश्चंस हमें गिवन है उनको देख लेते हैं। ठीक है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? क्या आप चेक कर पाओगे बाय द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट कि जो भी मेरे पास पानी है वो सॉफ्ट है या हार्ड है? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है जो डिटर्जेंट है वो दोनों के साथ ही वर्क करता है, सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। ठीक है, जो हमारे पास डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ ही वर्क करता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता क्या हम सोप की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाटर सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, तो यस, उस केस में हम कर सकते थे, क्योंकि जो सोप है वो सॉफ्ट वाटर के साथ तो प्रॉपरली वर्क करता, बट वो हार्ड वाटर के केस में वर्क नहीं करता, वो स्कम बना देता। ठीक है, तो विच मीन्स सोप की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाटर सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, बट डिटर्जेंट की हेल्प से हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट वर्क्स वेल with both soft as well as hard water. Clear? This is the last question. People use a variety of methods to wash clothes. Usually after adding the soap, they beat the clothes on a stone. ठीक है, आपने देखा होगा, अगर खुद से नहीं भी करा है या मम्मी लोगों को नहीं भी करते हुए देखा है, क्योंकि आजकल तो वॉशिंग मशीन्स ही हैं, बट पहले से क्या होता था, नदी के किनारे लोग कपड़े धोते थे, जिससे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन भी होता था। और वो क्या करते थे, धोते थे, साबुन लगाते थे, फिर कपड़ों को ना ऐसे मारते थे। दे यूज टू बीट, या फिर हम ब्रश यूज करते हैं सो दैट जो भी डर्ट है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. वॉशिंग मशीन में भी क्या हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है ना। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, ये जो एजिटेशन है ये जरूरी क्यों है, टू गेट क्लीन क्लोथ्स। सो इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज द डर्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोथ, बट इट नीड्स टू बी कैरीड आउट अलॉन्ग विद द वाटर, एंड फॉर दैट वी नीड टू ब्रश सो दैट जो हमारे पास जो भी डर्ट है इट गेट्स वॉश्ड अवे अलॉन्ग विद द वाटर। ठीक है, सो एजिटेशन जरूरी क्यों है, टू रिमूव द डर्ट, to make the dirt come out and dissolve in water and get removed away from the cloth. ठीक है, तो एजिटेशन जरूरी क्यों है, सो दैट जो भी डर्ट है वो आए बाहर, कपड़ों से निकले और पानी के साथ बाहर चले जाए। ठीक है, तो बस यार, आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस भी। और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का, बट अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। सोप डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। क्लेंजिंग एक्शन तो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, सो क्लेंजिंग एक्शन, आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है सो डेफिनेटली लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।